जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। इस वक्त हम बात करेंगे 2024 के चुनाव से पहले जदयू में जिस तरह से रिफॉर्म चल रहा है और जदयू नए सिरे से अपनी नई पारी खेलने के लिए चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। इस वक्त हमारे साथ जदयू के पूर्व नेता जो कि बीच में कहीं चले गए थे लेकिन फिर से पुनः वापसी कर रहे हैं जदयू में, हमारे साथ हैं पूर्व बिहार के मंत्री गौतम सागर राणा, जो इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं और इनसे कुछ चंद सवाल लेंगे जिनका जवाब हम सीधे सीधे गौतम सागर राणा जी से ही पूछते हैं। राणा जी फिर से वापसी कर रहे हैं जदयू में, क्या कुछ पैमाना देखते हैं जदयू का? देखिए, ऐसा है कि व्यक्तिगत तौर से मैं यदि अपने बारे में कहूँ तो मैं 1974 का एक कार्यकर्ता हूँ जेपी मूवमेंट का। मैं जेल में बंद रहा और अभी हमारे साथी बंद रहे। हम लोगों ने सपना देखा था एक बेहतरी का, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का, लेकिन अभी इसके विस्तार में नहीं जा कर के झारखंड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। झारखंड राज्य का निर्माण आज से 22 वर्ष पहले हुआ। हम लोगों ने सपना देखा था कि जब झारखंड राज्य मिनरल वाला यह स्टेट है तो यहाँ के नौजवानों को काम मिलेगा, यहाँ खुशहाली आएगी। लेकिन जब हम पूरे सूबे में घूमते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ जो भी विकास हो रहा है यह एक आतंक का पर्याय है। जहाँ भी विकास होगा वहाँ के जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं उनकी ज़मीन छीनी जाएगी, पुलिस का जुल्म होगा, सीओ का भ्रष्टाचार सहेंगे, ऊपर के कोई हाकिम उनको मदद नहीं करेंगे। एक दूसरा जो प्रश्न है हमारे मन के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनीति में धर्म को जोड़ दिया गया है और राजनीति अपने मुख्य मुद्दों से, समाज की तकलीफ़ों से, गरीबी से, बेरोज़गारी से विमुख हो रही है। अब धर्म को इतना प्रबल बनाया जा रहा है, चैनलों के माध्यम से लोगों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। तो इस झारखंड में हम इसको कैसे रोक सकें? मैं जदयू का जब प्रदेश अध्यक्ष था तो मैं सूबे के 208 प्रखंडों में गया था अपनी यात्रा लेकर लोगों के बीच में, और मैंने भ्रष्टाचार मुक्त और सांप्रदायिकता के विरोध में लोगों का जन शिक्षण करने का काम किया। और उस समय हमने हजारों व्याख्यान छोटी बड़ी मीटिंगों में दिया। आज मैं देखता हूँ कि लगभग झारखंड में अंडर हैंड डीलिंग जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया है और ये अंडर हैंड डीलिंग वाला राज्य हो गया है मिनरल के कारण। इसको कैसे रोका जाए? अभी हम जदयू में जा रहे हैं इन्हीं दो उद्देश्यों के लिए कि हमारे झारखंड के निर्माण में झारखंडी सपनों का क्या होगा, उसको मूर्त रूप हम दे सकें। दूसरा है कि झारखंड को सांप्रदायिकता की आग से हम बचाएं। सांप्रदायिक दंगे ही सांप्रदायिकता को दिखाता नहीं है, बल्कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं लोगों के बारे में, यह भी एक दंगे से बड़ा रूप है। दिमाग के अंदर अलगाववादी प्रवृत्ति बढ़ रही है। बीजेपी ने हिंदू मुसलमान कर दिया है इस देश में और झारखंड में भी। इस भेद को कैसे मिटाया जाए, किन उदाहरणों से मिटाया जाए, जन शिक्षण किस प्रकार से किया जाए, जदयू में आकर के नीतीश जी के माध्यम से उनकी ताकत को हम बढ़ाएंगे। और उन्होंने जो विचार प्रकट किया है बीजेपी से नाता तोड़ करके कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ेंगे, तो दो उद्देश्य, एक तो कि झारखंड में मानव विकास सूचकांक कैसे बढ़े। विकास का सब्जबाग जो है विकास दिखाने की चीज़ नहीं है, और विकास जो है सो आनंद की चीज़ है। डेवलपमेंट विथ खुशहाली, आनंद, ऐसा डेवलपमेंट जो हमको आनंद ही न दे, वैसे डेवलपमेंट से हमको क्या लेना है। बिल्कुल, ये इस पे एक सवाल उठता है कि इससे पहले जदयू भाजपा के साथ में गठबंधन में था, तो अब फिर एकाएक मतलब ये सांप्रदायिक वाले बात कैसे, क्या मतलब
22 में जो है क्या कि भाजपा सांप्रदायिक हुई है या इससे पहले भी थी? ये इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। इसका जवाब ये है, आप भी थे राणा जी उससे पहले, जदयू जब था तो अलायंस में थे आप भाजपा के साथ? हाँ, उस समय भारतीय जनता पार्टी का ये स्वरूप नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, तो कोई नग्न रूप नहीं था। वो हिंदू की बात करते थे लेकिन सबको साथ लेके चलते थे। ये बहुत वक्त पहले की बात। अभी जो इश्यूज़ उठाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में, जो खुलेआम गर्दन काटने की बात हो रही है, जो खुलेआम बुलडोज़र चलाया जा रहा है, खुलेआम कानून को नहीं माना जा रहा है, लोगों को पकड़ के बंद कर दिया, 15 साल 8 साल 9 साल के बाद कहते हैं आप निर्दोष हैं, तो उसका जो जीवन चला गया उसका कौन भरपाई करेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं। वक्त इन चीज़ों पर डिस्कस करने का या विमर्श करने का नहीं है, आगे हम कैसे बचें। और नीतीश कुमार जी के भी चरित्र को आप देखेंगे तो भाजपा के नीतियों से उन्होंने समझौता नहीं किया, भाजपा से मिलकर सरकार जरूर चलाई उन्होंने। इसलिए आपके अनेक प्रश्न इस पर हो सकते हैं, लेकिन भाजपा की नीतियों को उन्होंने, राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया मुँह से, और भी कई मुद्दे हैं जिसमें भाजपा से उनकी असहमति रही, जिसमें भेदभाव था। इसलिए हम आगे को देख रहे हैं। ठीक है, आगे की ही बात करते हैं। झारखंड में जिस तरह की जदयू की जो स्थिति है, ये इस स्थिति से कैसे उबारेंगे? क्या कुछ प्लान है आपका? नहीं, जदयू यदि हमको अनुमति देगा तो जैसा मैंने कहा कि जन शिक्षण के माध्यम से जदयू को हम आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी ही इस कार्यक्रम के लिए हमको इतना ज़्यादा रिस्पांस मिला इलाके में कि मैंने सोचा ही नहीं था। अभी आपके दफ्तर से बाहर हम आ रहे थे, अनेक जगह से टेलीफोन आ रहा है कि गाड़ी दीजिए, या माने जनता जो सुप्त बैठे हुए लोग थे, वैसे कई लोग, मैं अपने बारे में कैसे कहूँ, वो देख करके कि राणा जी जा रहे हैं तो हम लोग को इसमें सक्रिय होना चाहिए। आप साक्षात्कार ले रहे हैं तो 6 महीने के बाद फिर आप कभी हमसे भेंट होगी, उस समय आप जदयू की स्थिति को जानेंगे कि कहाँ पर बढ़ा। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपके आने से जदयू में थोड़ा सा मजबूती तो आएगी ही, लेकिन एक सवाल जो है कि लोगों के बीच में थोड़ा ज़्यादा है कि आप इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं जदयू के, अब उस जो आपके नीचे काम कर रहे थे, आज उसके नीचे आप काम कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? नीचे ऊपर क्या है, तो टीम भावना से काम होता है। मैं यहाँ पर हूँ, जदयू के बहुत से मंत्री हैं जो, मैं यूथ का जब प्रेसिडेंट था तो हमारी कमेटी में थे, कोई संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है, कोई मंत्री है, कोई कुछ है। अब वो हमारे हाकिम होंगे, वो हाकिम होंगे हमारे। इसमें मुझको कोई, न मेरे मन में ग्लानी है, न कोई अहंकार है कि मैं बड़ा आदमी हूँ। मैं कार्यकर्ता रहा हूँ और कार्यकर्ता की तरह ही काम करता हूँ। पोस्टर साटने से लेकर के किसी भी तरह का काम, पूड़ी बेलने से लेकर सब्जी बनाने से लेकर के कोई भी काम मैं छोटा नहीं समझता हूँ। और कोई हमारा पार्टी का पदाधिकारी है तो वो मेरा हाकिम है, मेरा वो नेता नहीं है। वो अंतिम सवाल गौतम जी आपसे ही है, आपसे व्यक्तिगत रूप से, ये कि जिस तरह से आप सभी तमाम राजनीतिक दल आप घूम चुके हैं, राजद भी गए हैं, कुछ दिन बीजेपी भी रहे हैं, जदयू में थे, फिर जदयू में वापस आ रहे हैं, एक अपना नए पार्टी भी बनाए थे जिसका विलय आप करने जा रहे हैं, तो क्या ये अस्थाई माना जाएगा कि अब गौतम सागर राणा की ये मतलब पार्टी जो है कि ये जदयू में ही रहेगी? देखिए, ऐसा है कि इस देश में एक समाजवादी चरित्र है। यदि सारे लोग एक रहते तो कभी भी कोई दूसरी सरकार नहीं बनती। मैंने एक जगह और भी कहा था कि हम लोग दल नहीं बदलते हैं, दल ही बदल जाता है। जिस समय मैं एमएलए हुआ था पहली बार, जनता पार्टी की सरकार थी, कई दलों के मेल से थी। जनता पार्टी बंटा, वो जनता दल हो गया, जनता दल के बाद लोक दल हो गया, लोक दल के बाद लोक दल क हो गया, फिर लोक दल च हो गया, फिर दमकीपा दलित मजदूर किसान पार्टी हो गई, फिर जनता दल हुआ, फिर राष्ट्रीय जनता दल हुआ, फिर उसमें दू खेमा हुआ, जदयू हुआ। एक ही घर में
चूल्हा बंट गया, एक ही आंगन के लोग हैं। तो ये कुछ जिसका अपना निजी कोई कमाई का ध्येय नहीं हो, विचार ही जब प्रबल हो, तो विचारों से मैं कभी हटा, ये प्रश्न आप मुझसे करते तो ज़्यादा समीचीन होता। न तो मैं विचारों से हटा, न तो हमारे राजनीतिक जीवन में कोई 50 पैसा लेने का आरोप लगा सकता है कहीं भी। नहीं, आपकी ईमानदारी पर तो कोई शक शुबा नहीं तो है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप विचार को देखिए, पार्टी को न देखिए। जदयू में नीतीश जी के एक्शन से प्रभावित होकर मैं आया, और नीतीश जी ने जब मोदी जी को चैलेंज किया, उस समय देश में ऐसा लग रहा था कि मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो पूरे देश में 2024 में नेट गोल खेलेगी, चूँकि विपक्ष बिखरा हुआ है। मैं जब ये राज्य बना तो मैं इस राज्य का कन्वेनर था, संयोजक था सरकार का। और ऐसे भी पटना की राजनीति में जब मैं था तो कर्पूरी जी की सरकार में छात्र नेताओं को एक जगह बुलाने का, एक विचार बनाने की कोशिश मैं करता रहा हूँ उनके निर्देशन में। आज भी मैं आया हूँ तो ये है कि देश में भाजपा के खिलाफ एक माहौल बने, इसमें हमारी भूमिका कुछ हो सके तो मैं अपने को धन्य मानूंगा कि मैं अपने वतन का, अपने देश का, अपने राज्य का कुछ काम आया और मन की मेरी शांति हुई। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि बिहार में वो मुख्यमंत्री हैं तो हम कोई उनसे लाभ कमाने के लिए आए हैं। 2024 में क्या देखते हैं? 2024 में विपक्ष एकता यदि हो जाती है तो मोदी जी कहीं के नहीं रहेंगे। विपक्षियों के पास 70% वोट है और मोदी जी के पास 30% वोट है। तो इसमें से यदि 60% वोट वाले लोग भी एक जगह हो गए, जिसकी संभावना बन रही है, तो सांप्रदायिकता को, हमारा कोई मोदी जी या अमित शाह से कोई निजी बैर नहीं है, उनके विचारों से बैर है। झारखंड में क्या लग रहा है कि एक मत पे मतलब झारखंड में तो अभी सरकार एक जगह चल ही रही है, यूपीए की सरकार, उसमें आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम है। और सबके सर्वाइवल का भी प्रश्न है, क्योंकि एक तो सरकार का भी संकट है और ईडी, सीबीआई, इसका भी आदमी देख करके लगाने का संकट है। इनके जो कानून का जो मार है वो आदमी देख के हो रहा है। जो सरकार 8,000 करोड़ केजरीवाल जी ने आरोप लगाया है कि 8,000 करोड़ रुपया सरकारों को खरीदने में बीजेपी ने खर्च किया है, वहाँ ईडी नहीं है। अंबानी देश के नहीं दुनिया के अमीर हो गए, वहाँ ईडी नहीं है। उनके लिए कानून बनाया जा रहा है, कानून में संशोधन किया जा रहा है। और जनता के लिए जो कानून बना 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जिसमें रैयत को कुछ देने की बात थी, उनको फैसिलिटी, वो तो पूरा ख़त्म हो गया। सूचना का अधिकार पूरा ख़त्म हो गया, ख़त्म हो रहा है। तो आप जो है सो गलत विचारों का प्रतिपादन पूंजीपतियों के हित में कर रहे हैं। पूंजीपति चाहते हैं कि गरीब नहीं रहे, इसलिए आप देखते होंगे कि 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल है, और उस घर का जो नौजवान है वो नौकरी कर रहा है 6,000 रुपया में, 8,000 रुपया में। तो आप उसी का पैसा काट रहे हैं और दे रहे हैं 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो गेहूँ। तो हमारा ही पैसा काट के हमको दे रहे हैं, ये बात को भी समझाना है। तो इसलिए पूंजीपति वर्ग मानव विकास सूचकांक में मनुष्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, वो पूंजी लगा के पूंजी और बढ़ाना चाहता है। मशीनाइज्ड करके, कंप्यूटर का उपयोग करके हाथ की ताकत ख़त्म की जा रही है। ये श्रम प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, यहाँ 1.25 अरब लोग रहते हैं। हाथ को काम दो, ऐसा नीति बनाओ, लेकिन पिंड छोड़ाओ श्रमिकों से, पिंड छोड़ाओ किसानों से। कानून ऐसा बनाओ जिसमें हम सुगमता से ज़मीन लें। ये चल रहा है, इसको किस तरह से रोका जाए। हम लोग राजनीति के कार्यकर्ता हैं, राजनीति में हैं, राजनीति करते हैं। राजनीति में होना और राजनीति करना 2 चीज़ है। तो हम राजनीति करते हैं और हम जो वही राजनीति करेंगे जो राज्य और देश के हित में होगा। हम ये मानते हैं
कि हिंदुस्तानी एकता की आवश्यकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी एक हों। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग चाहते हैं कि जो संघ समर्थक हिंदू हैं वही राष्ट्रीय हैं, वही नेशनलिस्ट हैं। ये गलत बात। कोई चुनौती करे, आप इसको बीजेपी के बड़े से बड़े नेता के साथ मुझको बैठाइए तो मैं उनसे बहस करूं कि मुसलमान क्यों कैसे राष्ट्रवादी नहीं है। आप कैसे राष्ट्रवादी हैं? आपने तो हिस्सा नहीं लिया स्वतंत्रता संग्राम में, और लिया भी तो आप कहते हैं कि सावरकर जी बड़े वीर थे। तो सावरकर जी सावरकर थे, वीर नहीं थे। 5 बार उन्होंने अंग्रेज़ों से लिखित माफ़ी मांगी उस समय विलायत की सरकार से। आप वीर कैसे हैं? 23-24 बरस के उम्र में भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, वो वीर थे। 18 साल के उम्र में खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ गया, वो वीर था। लोगों ने यातना सही, वो वीर थे। जो यातना से माफ़ी मांग लिया वो वीर कैसे हो सकते हैं? हमको बताइए, आप ही बताइए। कुल मिलाकर के 2024 में जो है एक नया आयाम लिखने की कोशिश में आप बिल्कुल कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और झारखंड के स्तर पर तो हम कर ही सकते हैं, हम करेंगे। हमारे अनुभव हैं, हमारे नेताओं से संपर्क हैं, और हम भीतर की राजनीति समझते हैं, भाजपा की राजनीति समझते हैं। तो 15 दिन के लिए हम भाजपा गए, 15 दिन के लिए। वहाँ मैंने 15 दिन में देख लिया कि क्या भीतर में है, लेकिन हमने उनसे नहीं मांगा टिकट। ये राष्ट्रभक्ति उनकी जो है सो ओछी है, और ये राष्ट्रभक्ति नहीं है, राष्ट्रद्रोह है राष्ट्र को तोड़ना। भारत से पाकिस्तान बन गया, कोई अच्छी बात हुई क्या? आज भारत और पाकिस्तान एक हो जाए तो हम गरीबी से लड़ सकते हैं। गांधी और लोहिया ने विचार किया था कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर को तोड़ देंगे। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हमेशा के लिए नहीं हुआ है, ये गांधी ने कहा था। लोहिया ने कहा था कि हम जाएंगे। आज चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है बॉर्डर पर, लेकिन आप पाकिस्तान को बना रहे हैं दुश्मन। पाकिस्तान को तो उससे बांग्लादेश हमने बनवा लिया और घुस गए थे लाहौर तक। पाकिस्तान क्या सकेगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गौतम सागर राणा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2024 में ये जदयू के साथ और विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल होंगे, और अगर भाजपा को रोक पाएँ और इनमें इनका थोड़ा सा भी सहयोग रहा तो ये देश हित में होगा। देखते हैं कि 2024 में क्या कुछ रंग लाता है गौतम सागर राणा का जदयू में शामिल होने से। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।